हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको फील कराया था फ्रिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या है फ्रिक्शन, कैसे प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन, किस किस तरह की बातें होती हैं, और आज उसमें धुर्राटेदार बेहतरीन प्रैक्टिस आपके सामने लेकर आए हैं जो क्वेश्चन जेईई मेंस जैसे एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करा सकते हैं उसके पीवाईक्यूज के साथ, और भी एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको। और अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से फील करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की बातें फ्रिक्शन की प्रैक्टिस के साथ। ओके, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन के साथ साथ हमें कितनी बातें करनी होंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको फील करा दें कि हमने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या सिखाया था, क्या क्या फील कराया था। हमने आपको बताया था कि एक तो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और वो होता है बच्चों म्यू एस एन। एन यहाँ पर नॉर्मल होता है और म्यू एस होता है सर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जिसकी वैल्यू सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात तो ये है बेटा कि अगर कोई बॉडी जो है उस पर एफ एस मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है या इक्वल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स वो वाला फोर्स जो बॉडी को मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ बात बनाएंगे कि बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी बेटा। और जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो आप समझ पा रहे हो बच्चों कि अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो उस केस में बॉडी का जो एक्सलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। और एक्सलेशन जीरो होने के साथ साथ जो फ्रिक्शन की बात अगर आपसे कोई पूछेगा तो फ्रिक्शन वही होगा जो वहाँ पर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, और वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं लेकिन बॉडी मोशन नहीं करती है तो जो एक्सटर्नल फोर्स आपने मोशन के वास्ते लगाया है वो वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल ही हो जाता है। ये बात हमने बहुत अच्छे से आपको लास्ट क्लास में फील कराई थी, समझ पा रहे हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं आपको लेकर। पार्ट नंबर बी में हम आपको समझाएं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर बच्चों उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है किससे, एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल मूव। और जब बॉडी मूव करेगी बच्चों तो आप समझ पा रहे हैं कि फिर उस पर एफ के लगेगा, एक्सटर्न जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि म्यू के एन होता है। म्यू के यहाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इसकी भी वैल्यू म्यू एस की तरह ही सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है, कांस्टेंट होती है। ये जो कैपिटल एन है ये नॉर्मल फोर्स है, वही नॉर्मल फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और बेटा उस कंडीशन में अगर हमें एक्सलरेशन निकालना हो तो एक्सलरेशन हो जाता है जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन और अपॉन में एम कैसे लिख दिया इससे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको फोर्स के रिगार्डिंग, फ्रिक्शन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से फील करनी है। और यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन फिर आपका ही होगा, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम और भी बातें आपको फील कराते हैं यहाँ से, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं जो नॉर्मली होते हैं, मतलब जो थ्योरेटिकल टाइप से भी मान सकते हो आप। एक तो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। आओ फील करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, पहले आपको फील कराते हैं तब उसकी डेफिनेशन लिखाएंगे। जैसे मान लो ये अपने पास कोई भी, अगर हम बात करें तो ये अपने पास कोई सरफेस है और इस सरफेस पर यहाँ कोई m मास की बॉडी रखी है। तो इस m मास की बॉडी पर ऊपर की साइड में कौन सा फोर्स लगेगा सर, ये वाला फोर्स होगा नॉर्मल। और इस साइड में कौन सा फोर्स लगेगा सर, ये होगा बेटा एफ एस मैक्सिमम।
जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन यानी फोर्स ही, तो ये भी वेक्टर है और ये फोर्स नॉर्मल फोर्स भी वेक्टर है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में मेरे बच्चों एक यहाँ पर एक आ जाएगा इनका रिजल्टेंट आर। ये जो रिजल्टेंट आर है वो नॉर्मल का और इसके बीच का है, और बेटा ये जो रिजल्टेंट आर है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है बच्चों, उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो पूरी बात को यहाँ फील कराते हुए आपके सामने लिखेंगे, ध्यान से समझोगे बेटा। इट इज एंगल बिटवीन resultant of normal and limiting friction Fs maximum with नॉर्मल। आओ फिर से फील कराते हैं आपको, ध्यान से समझो। देखो ये कौन है बच्चों, ये है सर लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। The value of friction cannot be more than the limiting friction. Okay, and it is normal. Normal means the perpendicular force on the surface. For example, if surface is this, then normal is my pen. Normal is my pen. Normal is my pen. Oh my ghost. Normal means पूरा जो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई नॉर्मल और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज हों, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हों, तो उनका हम एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल और लिमिटिंग का रिजल्टेंट है आर, और ये जो रिजल्टेंट है आर वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है बच्चा, उसी एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं ना, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखो बेटा अगर इसकी वैल्यू की बात करें अपने पास, तो ये बताओ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। बेटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है ऊपर, परपेंडिकुलर होता है, और अपॉन में आजकल कौन होता है, बेस। यही मैंने tan थीटा में पढ़ा है। तो अब देखो tan थीटा में परपेंडिकुलर कौन है बेटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चा, Fs मैक्सिमम है ना। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चा, Fs मैक्सिमम है। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर Fs मैक्सिमम है, और नॉर्मल कौन है, n। क्लियर? अब आप जानते हैं ना कि Fs मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस n होता है, और ये भी n होता है, n से n कट होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। और जब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। ये tan इनवर्स म्यू एस में म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसकी वैल्यू आपको बताई, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो खींच मेरी फोटो वाले गाने से फटाफट से इसका फोटो क्लिक करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे की बात आपको फील कराएंगे। ओके, हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक को फील कराते हैं। एक और एंगल को यहां पर डिफाइन किया जाता है बच्चा, वो है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। इसको मान लो मैं अल्फा कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। अब फील करते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से समझोगे सब लोग। देखो बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन की जो वैल्यू है वो है थीटा है या अल्फा है।
अब यहां पर क्या करने वाले हैं अपन कि यहां पर एक बॉडी है m मास की। इस बॉडी के लिए अगर हम बात करेंगे तो बच्चा इधर कौन लगेगा mg, तो ये वाला क्या होगा बेटा, फिर ये एल्फा हो गया तो माजी कॉस एल्फा, और इधर कौन आएगा बच्चा, माजी साइन एल्फा, और इसमें पीछे कौन लगेगा बेटा, पीछे लगेगा इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम, और यहां कौन आ जाएगा बेटा जी, नॉर्मल। क्लियर? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। देखो देखो बेटा, इस बात को पहले फील कराते हैं हम आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सरफेस है, ये रही सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर मैं इस ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों सब लोग। मैं इस सरफेस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब होगा क्या, अभी ये सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट आराम से रखा है, जैसे जैसे मैं सरफेस को इंक्लाइन करूंगा, अभी ऐसे रखा है, अभी ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा जब ये फिसलना शुरू कर देगा। उस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब आओ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ inclination after that body starts sliding from सरफेस। जिसके बाद बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी सरफेस से, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, जब तक बॉडी को रेस्ट में रख सकता है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की, एंगल ऑफ रिपोज। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक और बात फील करो कि जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में आप लोग खुद भी समझ पा रहे होंगे कि भाई यहां पर जो जो mg साइन एल्फा है, जो नीचे लाने वाला फोर्स है, वो जस्ट इक्वल किसके हो गया होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। बिल्कुल जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगी ना बॉडी इस समय बेटा जी। अब ये वो वाला कॉन्सेप्ट है mg इस वाले पेन से लिखता हूं, mg साइन एल्फा, ये हो जाएगा म्यू एस mg कॉस एल्फा। बेटा जी ये जो नॉर्मल है वो mg कॉस एल्फा के इक्वल ही तो होगा n, तो ये इसलिए आया है बेटा यहां पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं mg से ये mg उठ जाएगा, यस सर, ये इधर चला जाएगा बेटा, तो ये tan एल्फा इज इक्वल टू वापिस से कौन आएगा, म्यू एस। तो बेटा जी एल्फा इज इक्वल टू कौन आएगा, tan इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं tan एल्फा इज इक्वल टू, ये एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। मतलब आपने देखा अभी हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था, तब भी वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस आई थी। एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा रहे हैं तब भी वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस आ रही है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब समझे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। हाँ, वैल्यू अलग, मतलब उसका मीन्स अलग है, डेफिनेशन अलग है, कंडीशन अलग है बेटा, लेकिन उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों की, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल एज इट सेम रहेगी। चाहे वो एंगल ऑफ रिपोज हो, चाहे वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं।
चलो बेटा, ये वाली बातें हो गई, बहुत सारी ऐसी हमने बातें फील की। अब हम आपको और क्वेश्चंस फील कराते हैं यहाँ पर। हाँ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हम आपके सामने ढूंढ ढूंढ कर सर्च करके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, उनको फील कराते हैं। आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट की। बहुत अच्छे सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप फील करो बेटा। गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन as it takes the time to slide down an inclined identical perfectly smooth plane, the coefficient of kinetic friction between the object and the surface of the inclined plane is। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये है बेटा इंक्लाइंड प्लेन। अब यहां पर आप देखोगे कि एंगल कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री है। और जैसे मान लो m मास की कोई बॉडी है, समझना ध्यान से अब इस बात को। अब आप समझोगे कि यहाँ पर इसके लिए ये वाला तो हो गया mg, जी सर, ये डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, यस सर। तो बेटा ये कौन हो जाएगा, mg cos 45 डिग्री हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा बच्चा, mg sin 45 डिग्री हो जाएगा। और बेटा इधर कौन आ जाएगा अपने पास, इधर अपने पास आ जाएगा फ्रिक्शन। क्लियर। अगर फ्रिक्शन आएगा तो देखो बेटा, पहला जो केस है केस नंबर 1, वहां पर फ्रिक्शन वाले केस में अगर हम आपसे बात करें नॉर्मल केस में, तो a1 इज इक्वल टू, तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन g से वो आएगा। और टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम t1 इज इक्वल टू t है। ये बेटा तब हो रहा है जब फ्रिक्शन नहीं है। विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन तो वो किससे आएगा, सॉरी, g साइन थीटा से आएगा। हाँ, जी साइन 45 डिग्री से आएगा। और विदाउट फ्रिक्शन ये वाली कंडीशन होगी, है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा, जब फ्रिक्शन नहीं है तो ओनली जो जी साइन 45 डिग्री है वही उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा और उसकी वजह से बॉडी नीचे आएगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, कि जब एक्सेलरेशन, अब हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास आएगा ये, तो ये हो जाएगा g साइन 45 माइनस म्यू g cos 45, ये फ्रिक्शन की वजह से आ जाएगा ना बेटा। और ये हो जाएगा अपने पास कब के केस में, टाइम t2 कितना हो जाएगा, अब nt हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब होगा तो ये वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना म्यू mg cos एल्फा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू mg cos एल्फा। ठीक है। तो पहले वाले केस में तो अपने पास विदाउट फ्रिक्शन तो हम इसको बात करेंगे, और फ्रिक्शन के साथ हम इस वाली बात को बनाएंगे। ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। फ्रिक्शन में मैंने माइनस कर लिया है, क्यों, इसलिए हाँ बेटा। ठीक है बेटा। अब ये वाला दूसरा वाला है, इसमें टाइम n टाइम्स लग रहा है जब हम रफ सरफेस पर आ रहे हैं।
तो अब आप देखोगे यहां से बेटा कि जो एक्सेलरेशन होता है और जो टाइम होगा वो दोनों क्या रहेंगे बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। भाई सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा और एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो एक्सेलरेशन और टाइम बिल्कुल जस्ट अपोजिट होंगे बेटा। अब हम यहां से फील करा रहे हैं आपको। तो एक्सेलरेशन पहले वाले केस में क्या है, g sin 45 है ना, और अपॉन में अगर हम बात करेंगे बेटा तो यहां क्या है g sin 45, ये बेटा माइनस जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये फ्रिक्शन की वजह से माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा म्यू जी cos 45 और इज इक्वल टू बेटा उल्टा करेंगे, T2 की वैल्यू क्या है एन टी और T1 की वैल्यू क्या है ओनली T है बेटा। अब T से तो T उड़ जाएगा है ना। अब यहाँ कुछ बातें मेरे सामने फील करने की कोशिश करोगे बेटा। हाँ भाई, तो एक्सेलरेशन 1 जो आया था विदाउट फ्रिक्शन वो कितना था, g sin 45 डिग्री था। और जो एक्सेलरेशन 2 आया है विद फ्रिक्शन वो g sin 45 डिग्री माइनस म्यू जी cos 45 डिग्री आया है। अब अगर हम बात करें इस वाले केस में तो टाइम t1 क्या होगा t और इसमें टाइम t2 क्या होगा बेटा जी एन टी। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ फील करके देखें बेटा जी, तो एक्सेलरेशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू टाइम t2 ओवर t1 हो जाएगा। इससे फील करो बेटा, a1 की जगह क्या लिखोगे, a1 की जगह g sin 45, a2 की जगह बोलो बेटा g sin 45 लिखोगे माइनस म्यू जी cos 45। ये जो माइनस में म्यू जी cos 45 किए हैं ना बेटा, ये फ्रिक्शन की वजह से किए हैं। ओके, और इज इक्वल टू T2 की जगह क्या लिखोगे एन टी, T1 की जगह ओनली T लिखोगे बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, T से T कट जाएगा बेटा। देखो g sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, नीचे भी 1/√2, ये भी 1/√2 ही होती है। इसका मतलब g sin 45 से g sin 45 और g cos 45 दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/√2 होती है, दोनों की सेम। अब ऊपर कौन बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू और इज इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा n। समझ पा रहे हैं, इसको उधर करोगे आप तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन n। इसको उधर करोगे बेटा तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। म्यू इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, और इस तरीके से हमने म्यू फाइंड कर लिया जो आपसे पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि एक्सेलरेशन और टाइम इंटरवल दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों ना भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। और बेटा टाइम और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और सिंपल सी बात, पहले वाला केस हमें तब अप्लाई करना था जब बिना फ्रिक्शन के बात होंगी, तो ओनली g sin 45। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से माइनस म्यू जी cos 45 जो है वो फ्रिक्शन की वजह से मैंने माइनस किया है। और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें? वेरी गुड। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये वाला क्वेश्चन फील करोगे आप सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए। कि एक 2 kg की ब्रिक्स है, वो बिगिन करती है स्लाइड ओवर सरफेस विच इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री।
देखो बेटा पहले आपको एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना होगा। ये बनाया है मैंने, कितने एंगल का बनाया है? ये 45 डिग्री का बनाया है। और ये ब्रिक है 2 kg की ब्रिक्स है। ये क्या करती है, यहाँ से स्लाइड डाउन करेगी, ठीक है। तो आपसे बोला है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन क्या होगा। देखो बेटा अभी इसने बिगिन किया है ना, लिखा है ना बिगिंस टू स्लाइड। तो भाई बिगिंस टू स्लाइड का सीन ये रहेगा कि जैसे मान लो ये हमारे पास 2g है mg, और ये क्या है बेटा अपने पास 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 2g cos 45 डिग्री, और इधर कौन आएगा 2g sin 45 डिग्री, और पीछे कौन लगेगा बेटा फ्रिक्शन, जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम। अगर इसने जस्ट बिगिन स्टार्ट किया है ना बेटा, तो आप समझ जाओ कि यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एस मैक्सिमम, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस 2g साइन 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तभी तो बॉडी जस्ट बिगिन टू स्टार्ट करने वाली है, बिल्कुल चलने वाली है। तो जो वैल्यू वहां से फ्रिक्शन है वो उसको बैलेंस कर लेगा। समझ पा रहे हैं? इस वजह से एफ एस मैक्सिमम कितना होगा बेटा म्यू एस, और एन की वैल्यू कितनी है 2g cos 45 डिग्री है ना, और इज इक्वल टू क्या 2g sin 45 डिग्री है ना। अब देखो बेटा 2g से तो 2g उड़ गया, cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। तो बस वहां कुछ बचा ही नहीं, तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो गई, फिर 1 हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? क्या आप लोग समझ गए हैं इस बात को? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आसानी से हमने क्वेश्चन को इसको भी आपको फील कराया है। इस क्वेश्चन को फील करते हैं बेटा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, BLOCK आएगा ब्लॉक, एंड द ट्रॉली सिस्टम एज सोन इन द फिगर इफ द काफ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नेट ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.04। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है बेटा, वो है 0.04 है ना, म्यू दे रखा है 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, अच्छा टेंशन भी बोल रखा है, और अपन को टेक करना है मींस लेना है G इक्वल्स टू 10, नेगलेक्ट द मास ऑफ स्ट्रिंग। ओके बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ये। भैया ये बताओ कि इधर कौन लगेगा 3G, तो इधर भी क्या लगेगा, इसमें 3G लगेगा सर, और इधर पीछे क्या लगेगा, इस पर इधर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, है ना। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस बात को मुझे फील कराओ कि ये ए एक्सेलरेशन से किधर चलेगी, इधर, तो इस पर जो MA लगेगा 20A वो किधर लगेगा, पीछे लगेगा, है ना। अब आप खुद फील करोगे, देखो उधर कौन है 3G इज इक्वल टू कौन आएगा 20A प्लस फ्रिक्शन, 3G बोले तो 30, 20A प्लस म्यू और इंटू 20G है ना। ओके अब देखो 0 0 0 फिनिश, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2A प्लस 0.04, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो गई है 10, ये 0.42 जा 0.8 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 0.8, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2A इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा 2.2, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बस एक सिंपल सी फ्री बॉडी बनाई और हमारा आंसर आ गया। और देख रहे हो लेटेस्ट क्वेश्चन है सब जेईई मेन के, आप कोई भी क्वेश्चन फील कर सकते हैं बस। अब आपसे पूछा है टेंशन क्या होगा, तो देखो टेंशन को कैसे फाइंड किया जाए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से किधर आएगा, नीचे, तो इस पर एम ए यानी 3a कहाँ लगेगा, ऊपर, और टेंशन भी कहाँ लगेगा, ऊपर। इसी से बात कर लो कि 3a प्लस टेंशन इज इक्वल टू कौन है, 3g है। अगर बेटा यहाँ से टेंशन की बात करेंगे तो 3g की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1.1। अब 30 में से 3.3 को माइनस कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 26.7 न्यूटन। ये बेटा टेंशन की वैल्यू भी आ गई है अपने पास, टेंशन भी आ गया है स्ट्रिंग में कितना होगा बेटा, और साथ ही साथ आपको ये भी मिल गया है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, दोनों ही वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फील कीजिए। बड़े सिंपल से बेहतरीन से क्वेश्चन हम आपको यहाँ फील करा रहे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं सारी बातें। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बाय y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा जी यहाँ पर x²/4। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। मैक्सिमम हाइट क्या होगी ग्राउंड से, ये आपसे पूछा है। देखो बेटा सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि dy/dx क्या हो जाएगा। सर dy/dx हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे x² का 2x/4, तो dy/dx को हम tan थीटा भी तो बोल देते हैं, और tan थीटा हो जाएगा बेटा यहाँ से x/2। बेटा tan थीटा को हम μs भी तो बोल देते हैं, तो μs हो जाएगा बेटा x/2। बेटा μs जो है इसको हम 0.5 भी तो बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा x/2। यानी बेटा x, इसको 1/2 भी तो बोल सकते हैं 0.5 को, ये x/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहाँ से कंपैरिजन किया तो 1। जब x की वैल्यू 1 हो गई बेटा जी, तो नाउ अगर अपन को वर्टिकल हाइट निकालनी है तो y इक्वल टू क्या होता है आजकल, x²/4। तो भैया x की जगह 1 का स्क्वायर/4 करोगे तो 1/4 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। और कितना बेहतरीन क्वेश्चन, इजीली हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दे रखा था, रिलेशन दे रखा था y इज इक्वल टू x²/4। आपने डिफ्रेंशिएशन किया ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड 4 है ही है। फिर बेटा 2 से इस 4 को 2 टाइम्स कट किया है। dy/dx स्लोप होती है बेटा जी, और स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल होती है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू x/2 हो जाएगा, और बेटा tan थीटा जो है वो μs के इक्वल होता है। हमने एंगल ऑफ रिपोज में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आज ही पढ़ा है, और μs की वैल्यू 0.5 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 0.5 इज इक्वल टू x/2, 0.5 को 1/2 बोल सकते हैं। तो देखो नीचे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब x इज इक्वल टू 1 बेटा हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू अपन को मिल जाएगी 1/4 मीटर। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बेटा, जेईई मेंस आजकल बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो हमेशा की बातें हैं। अब जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ट्रिकी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपको ट्रिक लगानी होती है, फील करना होता है, उसके बेस पर जाना होता है। अब आपने देखा कोई सोचेगा तो कैसे सोचेगा कि यार y दे रखा है और फिर सारी बातें बनानी है। सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर हमें पता है कि dy/dx जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है, वहां से क्वेश्चन को हैंडल किया। समझ पा रहे हैं, मैथ और फिजिक्स का कॉम्बो है सर, मैथ और फिजिक्स का कॉम्बो। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देख रहे हो आप लोग, उस क्वेश्चन को वापस से फील करना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिखना बेटा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और फीलेबल है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फील कराते हैं, आइए।
ये कितना प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये आपको एक सरफेस दे रखी है ऐसे करके, और टन टनाटन करते हुए सरफेस है अपने पास। इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर सर, ये रखा हुआ ब्लॉक, और ये देखो ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल दे रखा है। ये एक हमारे पास फोर्स लग रहा है, फोर्स। ये एंगल कितने डिग्री का है बच्चों? 30 डिग्री का है। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का आपके लिए, और आपसे बोला है म्यू एस भी गिवन है अपन को क्वेश्चन में। जी सर, म्यू एस गिवन में अपन को क्वेश्चन में, ये रहा 0.25। मास जो दे रखा है इसका ब्लॉक का m, वो दे रखा है इसका m इज इक्वल टू इसका 10 kg। ओके, अब इसके बाद फिल करते हैं क्वेश्चन को। फोर्स F से खींच रहे हैं इसको। द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू ऑफ F। ओके बेटा, तो आप समझ पा रहे हो बेटा कि इधर साइड में कौन लगेगा इस पर? सर इधर साइड में इस पर लगेगा F cos 30। ओके, और बच्चा ऊपर की साइड में कौन लगेगा इस पर? F sin 30 लगेगा, है ना। और साथ में और कौन लगेगा सर इस पर ऊपर? और इस पर लगेगा ऊपर नॉर्मल लगेगा। सर फिर नीचे कौन आएगा इस पर ऐसे टन टनाटन करते हुए? mg आएगा। mg बोले तो 10g हो जाएगा ना यहाँ पर, तो mg। जी सर, अब आप देख रहे हो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल ही निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्लस f sin 30 इज इक्वल टू कौन है बेटा? mg है बेटा जी। नॉर्मल प्लस f sin 30 की वैल्यू आजकल 1/2 होती है, और ये m 10, g की वैल्यू भी 10 होती है बेटा जी। n इज इक्वल टू कितना आया? 100 माइनस f/2। ये आप देखा आपने, ये n की वैल्यू आई है, ओनली n। n बोले तो नॉर्मल फोर्स जो होता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव। यानी आप समझ पा रहे हैं इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है बच्चों बस कि जो Fs मैक्सिमम है वो किसके इक्वल है बच्चों? वो म्यू एस एन के इक्वल है। और बेटा Fs मैक्सिमम जो म्यू एस एन के इक्वल है, वो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो वो इसके इक्वल होनी चाहिए F cos 30। देखो बेटा, जब ये आगे मूव करेगा तो इस पर पीछे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स ही तो लगेगा, Fs मैक्सिमम। अब अगर इसको आगे मूव करना है तो इस F cos 30 की जो वैल्यू है, F cos 30 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? Fs मैक्सिमम के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये आगे चल पाएगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। तो बोलो बेटा, Fs मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एस एन, और इज इक्वल टू कौन? F cos 30। अब इसके बाद की बात समझो, म्यू एस की वैल्यू क्या है सर? म्यू एस की वैल्यू तो है बेटा जी 0.25 यानी 1/4, और n की वैल्यू क्या है? 100 माइनस f/2। और बेटा f तो हमें निकालना ही है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्लियर? अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इस बात को। बेटा देखो, ये तो 2 टाइम्स कट गया, ये कट भी गया इससे, ये इसमें चला जाएगा। तो आप देख रहे हो 50 माइनस f/4 इज इक्वल टू √3f। ये बेटा इधर चला जाएगा, तो आप देखोगे फिर f कॉमन लेके वहां पर क्या आएगा? √3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 50। और बेटा √3 प्लस 1/4 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा कि हमें बस यहाँ इम्पोर्टेंट यही था कि नॉर्मल को भी बैलेंस करना था। भाई क्वेश्चन तो जेईई मेंस लेवल के हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं यार, आराम से क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। आप लोग देख रहे होंगे नॉर्मल, और उनको सबको प्लस कर दो वहाँ पर, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ फील करा रहा हूँ। आप लोग इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से सारी चीज़ों को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूँ, आप फील करो बेटा इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन देखो,
कितना प्यारा क्वेश्चन है इसमें कि कंसीडर अ ब्लॉक केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट 45 डिग्री। अच्छा इसमें वो नहीं दे रखा है, इसका छोड़ो इसको। इस वाले क्वेश्चन को, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद एक्सेलरेशन g/4। ओके देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड है और ये थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री है। अब अगर यहाँ m मास की बॉडी होगी तो इस पर नीचे कौन लगेगा, mg। इधर कौन लगेगा बेटा इस पर, ये 30 डिग्री है तो mg cos 30 लगेगा बेटा g। और इधर कौन आएगा इस पर, mg sin 30 आएगा बेटा g। इस पर ऊपर कौन लग जाएगा बेटा जी, ऊपर नॉर्मल लग जाएगा इस पर। इधर इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इस पर Fs लगेगा फ्रिक्शन, और साथ में कौन लगेगा, Ma लगेगा बेटा जी, क्योंकि A एक्सलेशन से नीचे आएगा। तो आप देख रहे हो कि उधर तो Ma है, प्लस कौन है, प्लस है Fs, और नीचे कौन है, mg sin 30 है। अब इसके बाद फ्री बॉडी बनाएंगे। m एक ही जगह कितना रखना है बच्चों, g/4 प्लस म्यू mg cos 30 हो जाएगा बेटा। fs की वैल्यू म्यू n होती है ना, तो n की जगह कौन आएगा, n की जगह mg cos 30 आ जाएगा। तो उसके बेहाफ पर अगर हम बात करेंगे तो म्यू mg cos 30 हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी mg sin 30। अब आप यहां से फील करने की कोशिश करो बेटा, mg 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 कैंसिल, यहाँ बचा 1/4, यहाँ बचा म्यू इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। बेटा 2 2 2 ये कट गया, ये इधर चला जाएगा बेटा, तो म्यू √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो भैया जी यहाँ से 1/2 बचेगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2√3। क्या हो जाएगी म्यू की वैल्यू, 1/2√3। और वही आपसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इक्वल्स टू 1/2√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से मैंने आपको फ्रिक्शन के बेहतरीन क्वेश्चंस को फील कराया है। सब क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल के थे, बहुत अच्छे से आपको फील कराया है। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। आप देखो इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, और वाले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, तो उसके बेहाफ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाएं, उनका भी प्रॉफिट हो सके। और इस तरीके से बेटा लॉज ऑफ मोशन को भी हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे वर्क पावर एनर्जी के साथ। तब तक लॉज ऑफ मोशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप हमसे कमेंट करें सेशन में, वहां जाकर अच्छे से, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।